नमस्कार। न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा कुमार है और आज हमारी बातचीत सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली से होगी, जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस पीआईएल की खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा रहे इस समय एक 12 से 13 पेटिशंस का बैच है, जिनमें ये पीआईएल भी एक हिस्सा है और इसकी अगली सुनवाई, जहां तक हमारी जानकारी है, 13 जनवरी को है। कुर्बान अली पेशे से पत्रकार हैं। अपने 37 साल के करियर में सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में गुजारा है। न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यूज़ में आपका स्वागत है कुर्बान अली जी। शुक्रिया आकांक्षा। शुरुआत करेंगे पहले जो आपके और जस्टिस अंजना प्रकाश द्वारा जो फाइल की गई पिटिशन है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जस्टिस अंजना प्रकाश इज़ अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज फ्रॉम पटना। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है। वायरल हुए वीडियोस में जिस तरह की भाषणबाजी की जाती है, एक लाइन जो मैं कोट करना चाहूँगी, हर हिंदू को शस्त्र उठाकर सफाई अभियान में भाग लेने की बात कही जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आपको क्यों लगा कि न्यायालय जाने की ज़रूरत है? ये गालिबन 17 दिसंबर को हुई थी हरिद्वार में धर्म संसद, तथाकथित धर्म संसद, और उसमें जितनी नफरत आमेज़ बातें कही गई, वहाँ नरसंहार की बात की गई, वहाँ नस्लकुशी की बात की गई, वहाँ मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकती वो उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इसको फुल पब्लिक व्यू में मीडिया पर दिखाया गया, सोशल मीडिया पर दिखाया गया, और तकरीबन 1 महीना गुजर जाने तक जब इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमको उम्मीद थी कि या तो न्यायालय सो मोटो कॉग्निजेंस लेगा या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसमें कुछ काम करेंगी। पुलिस को आगे आना चाहिए था कि इस तरह का काम हुआ, ये क्रिमिनल एक्ट था और ये पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए एक तरह की चुनौती है। और जब कोई नहीं आगे आया, तब हमने और जस्टिस अंजना प्रकाश ने ये तय किया कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था वो ये कहते थे कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हमारे पैर छूते हैं, हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से आप और हमको इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, कानून में किसी तरह का विश्वास नहीं है। इस तरह की बातें जब हो रही थी तो हमने कहा कि भाई ये तो सीधे तौर पे चुनौती है। कुछ मुट्ठी भर लोग ही, हालांकि अब लोग मुट्ठी भर नहीं है, उनको फ्रिंज एलिमेंट कह दिया जाता है, लेकिन वो बड़ी तादाद उनकी होती जा रही है। इस तरह से देश की इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को चुनौती दे रहे हैं और नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन पर कुछ किसी तरह का अंकुश लगना चाहिए, ये मकसद था उस पीआईएल का। और उसमें हमने ये बताया कि किस तरह से ये चीज़ें हुई और उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने इन हेट स्पीचेस को होने दिया, क्योंकि उसके बाद लगातार एक ये सिलसिला बनता है कि उन चीज़ों को रिपीट किया गया। और जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट हम जब गए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ायदा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तलब किया, पूरे मामले की तफसील से रिपोर्ट मंगाई और कहा कि आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि एक व्यक्ति जिनमें जो उसका एक तरह से गैंग लीडर था, स्वामी जति नरसिंहा, उसको जेल जाना पड़ा। और एक वसीम रिजवी थे जो कन्वर्ट होकर के अब त्यागी बन गए हैं, जिन्होंने ये चीज़ें की थी, और उनको जेल जाना पड़ा। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि इस सिलसिले में हरिद्वार के जो कुछ नागरिक हैं उन्होंने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई थी इस घटना के फ़ौरन बाद। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा देश में एक तरह का गृहयुद्ध छेड़ने जैसा प्रयास था, नफ़रत का माहौल बनाने का प्रयास था, जो कि काफ़ी हद तक बनाया भी गया। और चूँकि हमारा देश, हमारी सरकार सिग्नेटरी है इस हेट क्राइम
को रोकने के बारे में यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो उसको जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमें उम्मीद ये बंधी थी कि देश का, समाज का, सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा हमारे समर्थन में आएगा, और कुछ लोग आए, लेकिन जो उम्मीद थी उस हिसाब से लोग नहीं आए। लेकिन फिर भी ये लगातार कोशिश हुई हमको झुठलाने की। दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ एक 50 पेज का हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली में हेट स्पीच हुई ही नहीं। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, ऑडियो, वीडियो, रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डांटा कि यू कम आउट विद ए बेटर एफिडेविट, तब फिर दिल्ली पुलिस ने हमारी उन सारी बातों को माना कि हाँ, ये हेट क्राइम हुए हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं। और अब 13 जनवरी को सुनवाई है इस मामले की, देखते हैं क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच हिमाचल की में धर्म संसद करने की कोशिश की गई, उसको हमने रुकवाया, और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ही निर्देश दिया गया कि हम उनको अप्रोच करें, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को। उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रयागराज में एक धर्म संसद की गई, और हरिद्वार में। तो ये 3 राज्य सरकारें और दिल्ली की एनसीटी गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली पुलिस, ये 4 लोग इसमें पार्टी हैं, और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय में। जितनी भी याचिकाएं इस समय उच्च न्यायालय के सामने हैं, उन सभी में जो एक कॉमन स्ट्रैंड है वो ये है कि वो हेट स्पीच को लेकर एक स्पष्ट कार्यवाही की मांग करते हैं जी। शायद इसीलिए उनको एक साथ क्लब भी कर दिया गया है समय बचाने के लिए। और ये कानूनी लड़ाई जो आपकी शुरू हुई है जनवरी 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू किया, ये थोड़ा सा पेचीदा सी भी लगती है, क्योंकि अप्रैल 2022 में जब उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया, तो वहाँ के डीजीपी ने याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाए और ये कहा कि जब इस तरह का आयोजन छत्तीसगढ़, जहाँ जो कि एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी हुआ था, रायपुर में, तो फिर कुछ चुनी हुई सरकारों को ही क्यों चिन्हित किया जा रहा है। और जो एग्जैक्ट कोट है डीजीपी का, वो था दैट दिस अमाउंट्स टू कंप्लीट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट एंड मस्ट बी डेप्रिकेटेड। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने अभी आपको कहा ना कि दिल्ली पुलिस ने अपना एक हलफनामा दायर किया था वरिष्ठ अधिकारी के ज़रिए से, 47 पेज का हलफनामा, और उसमें भी ये बात कही गई थी कि ये याचिकाकर्ताओं ने अदालत का वक्त बर्बाद किया, इन्हें हमारे पास आना चाहिए था, और हेट स्पीच तो हुई नहीं। लेकिन जब हमने पुख्ता सबूत दिए अदालत के सामने, तो अदालत ने एक तरह से ये कंटेम्प्ट का मामला बनता है, लेकिन वो करने के बजाय उनको थोड़ा लीनियंसी बढ़ती हो, कहा कि यू कम विद ए बेटर एफिडेविट। और जब दूसरा एफिडेविट दिल्ली पुलिस ने दायर किया, तब उसमें उन सारी बातों को मान लिया गया जो हमने कही थी। हमने कहा कि ये इसी जगहों पर हेट स्पीचेस हुई। तो ये पुख्ता सबूत आपकी तरफ से क्या आपने फिर दाखिल किए हैं? दाखिल कर दिए हमने, तभी तो। और ये क्या थे पुख्ता सबूत? पुख्ता सबूत यही थे कि यहाँ एक टीवी चैनल के मालिक हैं, अपने आप को उसका एडिटर कहते हैं, उन्होंने कई हेट स्पीचेस दी थी, कई और तथाकथित स्वामियों ने दी थी। आप सुरेश चौहान की बात कर रहे हैं, जो सुदर्शन टीवी न्यूज़ के मालिक हैं। और भी कई लोग थे उसमें, कोई एक नहीं था। ये पूरा एक गिरोह है जो इस देश में नफरत फैला रहा है, लगातार एक जहर पैदा किया जा रहा है संप्रदायों के बीच, धर्मों के बीच, एक तरह का अविश्वास। हजारों साल से हम लोग साथ रहते आए, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, और अब उसको एक तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसमें एक ही विचारधारा चलेगी, एक ही तरह का रंग चलेगा, एक ही तरह का झंडा चलेगा, एक ही तरह की भाषा चलेगी। तो ये जो एक प्लूरल सोसाइटी है हमारी, और जो फैब्रिक है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको तोड़ने की एक ये सुनियोजित साजिश है। हम लोग हज़ारों साल से एक साथ रहते हुए आए हैं, और उसके बाद जो हमने आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में जो देश बनाया था संविधान के ज़रिए से, उसमें भी हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर लिंग को, हर भाषा को बराबर का अधिकार दिया गया। हर नागरिक के अधिकार बराबर हैं, और कोई किसी के ऊपर अफजल नहीं है, यानी किसी की कोई आप मुझसे बड़े नहीं हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, इस तरह की बात है। लेकिन वो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत
उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद हमारे जो नेशनल मूवमेंट के नेता थे गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने ये तय किया था कि ये देश सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सोशलिस्ट होगा, रिपब्लिक होगा। और ये वो लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। तो जो आपने उत्तराखंड का कहा, उत्तराखंड में भी जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये वहाँ के गृह सचिव ने, मुख्य सचिव ने और डीजीपी ने दूसरा हलफनामा दायर किया है और उनमें ये सारी बातें कही गई हैं जो हमने कही थी। और हमने नहीं कही, ये तो फुल पब्लिक व्यू में थी। जब हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसकी जो रिपोर्टिंग है, अगर आप देखें, आपके पास होगी वो क्लिपिंग्स वगैरह सारी, उसमें बहुत स्पष्ट है। तो हमने तो सिर्फ ये कहा कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और सोमोटो आपको करनी चाहिए थी, वो तो आपने की ही नहीं, जो आपकी जिम्मेदारी थी कि समाज में शांति और सद्भाव का माहौल रहे। आपने जो एक FIR दायर हुई उनके खिलाफ, स्पष्ट रूप से उस पर भी कोई अमल नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, तब फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और आज भी कुछ लोग जेल में हैं। तो जो मतलब क्लैरिफिकेशन मैं जानना चाह रही थी वो ये था कि क्या फिर आपकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था कि इसमें केवल बीजेपी शासित प्रदेशों को ही टारगेट किया जा रहा है पेटिशन के माध्यम से, तो क्या सबूत के तौर पे कुछ अन्य प्रदेशों से भी आपने सबूत दाखिल किए? एक तरह से बकवास है, मनगढ़ंत बात है। हमने तो ये कहा ही नहीं कि कौन बीजेपी शासित है और नहीं है। हम तो पूरे देश में कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हेट स्पीचेस दी जाए, एक तो हेट स्पीच को डिफाइन करे सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइंस जारी करे, जैसे तहसीन पूनावाला केस में की गई थी कुछ गाइडलाइंस, उस तरह की स्पष्ट गाइडलाइंस। सवाल ये नहीं, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में तो गृह मंत्रालय के तहत, सीधे केंद्र सरकार के तहत दिल्ली पुलिस आती है। तो हमने तो केंद्र सरकार को भी किया। हमारा सरकारों से, हम पार्टी से नहीं है, इसमें हमने पार्टी को नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया है, ना ये हमारा मकसद है, ना वो हम करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं इस देश में जो भी नफरत का माहौल पैदा करे, सार्वजनिक रूप से नरसंहार की बात करे, जेनोसाइड की बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो, क्षेत्र का हो, उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम किसी एक व्यक्ति या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं। याचिका चाहे वो आपकी तरफ से हो या फिर एक और जो पेटिशन जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी वो है साइदा हमीद और आलोक राय द्वारा जो फाइल की गई पेटिशन है, और इसका जो बैकग्राउंड था वो था अगस्त 2021 में जंतर मंतर पर जिस तरीके के भाषणों का प्रयोग किया गया था। दोनों ही पेटिशन में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, और आपकी पेटिशन में खासकर एक जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है वो है ड्यूटी ऑफ केयर इन इन्वेस्टिगेशन। क्यों आपको ऐसा लगता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन पुलिस का जो रोल है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, हालांकि गिरफ्तारियां तो हुई हैं इन दोनों केसेस में? पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसका जो एरिया है उसमें किसी तरह का भी क्राइम ना होने दे। प्रिकॉशनरी मेजर किए जाते हैं। पुलिस से उम्मीद ये की जाती है कि अगर कोई क्राइम होने वाला है तो उसे रोके। इन लोगों ने तो प्रशासन से परमिशन शायद ली थी कि नहीं ली थी, लेकिन उसकी जानकारी में था पूरी तरह से कि ये एक धर्म संसद होने वाली है। उसमें पूरे देश भर से साधु संत इकट्ठा हुए थे और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसकी जानकारी आपके पास LIU होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसके ज़रिए से कि इस तरह का माहौल है और ये सब तय था कि ये होने वाला है। और वही नहीं, उसके बाद लगातार इन लोगों ने एक तरह से दुराग्रह करके इस बात को कहा कि हमारी धर्म संसद तो होंगी, हम इन बातों को कहेंगे। और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने परमिशन दी के वेणुगोपाल ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की, वो भी मुकदमा चल रहा है। तो जब पुलिस को ये सब मालूम है कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं
और उसके बाद हम लोगों ने लगातार बताया कि ये होने वाला है, क्योंकि ऐलान करते थे, मीडिया में सारी खबरें आती थी। और इसलिए पुलिस के ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि उसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा प्रशासन, उसमें राज्य सरकार भी शामिल है, सिर्फ पुलिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, इन सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। और जब एक क्राइम हो गया 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर को ही मुकदमा कायम हो जाना चाहिए था। क्यों? और 18 दिसंबर को वहाँ एक FIR दर्ज हुई, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, ताकि ये नौबत ना थी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते। हमारे तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 10 या 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, और जब इन लोगों को ये मैसेज गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट इनकी गर्दन पर भी हाथ लगा सकता है या इनसे पूछ सकता है कि आपने क्या किया, तब ये लोग थोड़ा सा हरकत में आए। और उसके बावजूद इन लोगों ने लगातार वाइट वॉश करने की कोशिश की, तथ्यों को छुपाने की, तोड़ मोड़ कर पेश करने की। और जैसा आपने अभी DGP उत्तराखंड को कोट किया, उसी तरह से दिल्ली पुलिस, उसी तरह से हिमाचल की पुलिस, इन सब लोगों ने एक तरह से डिफेंस किया। क्योंकि जो लोग थे वो, मैंने आपसे कहा ना कि वही कहते थे कि इस वक्त हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री हमारे पांव छूते हैं। पुलिस जब अरेस्ट करने गई, उसका वीडियो मौजूद है कि वो स्वामी कहता है कि तुम सब मारे जाओगे, पुलिस वालों को कहता है। और ये उसकी दीदा दिलेरी है कि उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको एक पैट्रोनेज हासिल है, एक सत्ता का वरद हस्त हासिल है। तो मतलब जो एक पैटर्न है पिछले 1-1.5 साल में, वो ये है कि इस तरह का आयोजन होता है, वीडियो वायरल होता है, पब्लिक आउटरीच होती है, और उसके बाद जो हैं कानून के रखवाले वो फिर हरकत में आते हैं। और क्योंकि पुलिस की भूमिका पर बात चल रही है, तो जो एक बात मैं समझना चाह रही हूँ वो ये है कि हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून तो हैं, कुछ प्रावधान भी हैं इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, चाहे वो हम 295 की बात करें या 153 की बात करें, ट्राइंग टू प्रमोट एनिमिटी बिटवीन 2 रिलीजियस ग्रुप्स। तो क्या यहाँ पर जो लार्जर आप लोगों की डिमांड है वो ये है कि एक नया कानून आना चाहिए? नहीं, देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं। अगर आपने जो सारी बातें कही ना, अगर पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ये देखें कि ये जो है 153 में ही कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की बात हो रही है, एक व्यक्ति जब दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बोल रहा है, नाम लेकर के बोल रहा है, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, नरसंहार कर दिया जाएगा, जेनोसाइड कर दिया जाएगा, तो क्या आप इस कानून का इंतज़ार करेंगे कि कोई? हमारी बिल्कुल कोई ये मांग नहीं है कि कोई नया कानून हो। हमने सिर्फ इतना कहा है कि इन पुलिस को और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्शन हो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिए हैं अभी, कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना कीजिए कि ऐसी घटना होने वाली है, उसको रोकने के लिए कदम उठाइए। तो अगर आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर करेंगे और प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो घटनाएं होंगी ही नहीं। और ऐसा करने वालों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे, आप मामूली सी चीज़ पे लोग, हज़ारों लोग, निर्दोष लोग जेलों में हैं, और ये गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं और कहते हैं, चैलेंज करते हैं, ना सिर्फ एक राज्य को बल्कि केंद्र सरकार को, पूरी स्टेट को, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जो डर और खौफ नहीं है, ये आखिर इसके लिए कुछ काम ऐसा होना चाहिए, अदालत से हमारी ये है मांग, और उसमें कोई ऐसी गाइडलाइंस बननी चाहिए ताकि ये बहाना ना मिल जाए पुलिस को और ज़िला प्रशासन को और राज्य सरकारों को कि साहब ये डिफाइन नहीं है हेट स्पीच, और ये हम कैसे कार्रवाई करें। यानी जो दिन दहाड़े एक अपराध आँखों के सामने हो रहा है, उसके लिए आप ये सहारा लेंगे कि हम किस कानून के तहत कार्रवाई करें। पॉलिटिकल विल अगर होती है तो काम होता है, पॉलिटिकल विल नहीं होती है, काम नहीं होता। इसके असंख्य उदाहरण हैं। 1 लाख लोगों को इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया गया था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त की सत्ता ने चाहा, उन लोगों को बंद कर दिया, बाद में सब लोगों को रिहा करना पड़ा, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चला। उसी तरह से ये जो हेट स्पीच के मामले हैं, ये आज से नहीं, ये पिछले 30-40 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और उसके पीछे मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक आइडियोलॉजी है जो पिछले 100 साल से काम कर रही है इस देश में, कि इस देश को रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड करो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटो,
कौन नंबर 1 का नागरिक होगा, कौन नंबर 2 का होगा, ये तय कर दो। तो उससे फिर क्या होता है कि समाज टूटता है। हमारे सामने पाकिस्तान का उदाहरण है। मजहबी नफरत के नाम पर एक देश बनाया गया था, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे। इस देश को अगर पाकिस्तान के रास्ते पर आप चलाना चाहोगे, मुझे कहते हुए मेरी ज़बान लरजती है कि ये देश एक रह पाएगा, इसमें संशय है। हेट स्पीच के लिए जब आप गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, तो जो एक बात मैं समझना चाह रही हूँ आपसे भी और अन्य वकीलों से भी जब मेरी बात हो रही है कि ये गाइडलाइंस जो पहले से हैं 2018 में, क्या ये काफ़ी नहीं है? व्हाई न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस? इज इट बिकॉज यू फील दैट द नेचर ऑफ क्राइम इज डिफरेंट, और हैज़ इट रियली गॉन टू द लेवल कि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, ये अब बात केवल एक समुदाय को टारगेट करने की नहीं रह गई है, ये बात कहीं और चली गई है? देखिए, पहली बात ये आपने अभी खुद कहा कि ये तहसीन पूनावाला केस पे जो गाइडलाइंस आई वो लिंचिंग को लेकर के थी, और होना तो ये चाहिए था कि उन गाइडलाइंस के आ जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि लिंचिंग भी एक तरह से हेट क्राइम है। आप किसी को मारते हैं तो नफ़रत के आधार पर मारते हैं। और लेकिन चूँकि पुलिस की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है, या इस तरह के एक्सक्यूज़ेस दिए जाते हैं या लूप होल्स दिए जाते हैं कि साहब कानून काफ़ी नहीं है, हम किस तरह से कार्रवाई करें, और अगर हैं भी तो उसमें बहुत कम सज़ा है, 2 महीने 3 महीने में आदमी छूट जाता है, या उसके ऊपर जो पनिशमेंट होना चाहिए वो डिफ़ाइन नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने कहा कि अब इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और ये उन लोगों की, अब देखिए राजस्थान में एक जो घटना हुई, एक व्यक्ति को कैमरे पर मारा गया, वो बिहार का बंगाल का एक व्यक्ति था जी, और उसको ये कह करके कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है जी। और वो मारने वाला अभी बंद है, जेल में, मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके समर्थन में भी काफ़ी लोग आए, दिखाए गए और ये सब सारी चीज़ें। तो लोग इस हद तक हिम्मत जुटा रहे हैं कि मतलब वीडियो बना करके मर्डर का और पब्लिसाइज कर रहे हैं, और उस पर कोई रिमोर्स उनको नहीं है कि भाई हमने ये किया। और यही बोलने वाले, यानी वो तो अपराध हैं, उनको आप कह देते हैं छुटपुट घटनाएं हैं, कुछ हैं घटनाएं, लेकिन ये पिछले 8 सालों में लगातार एक पैटर्न है, सिलसिला है टेरराइज करने का, लोगों में दहशत फैलाने का, लोगों में खौफ पैदा करने का, और उसका अल्टीमेट मकसद यही है कि आप जो है इस देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सर उठा करके नहीं चल सकते, उनको बराबर के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ये इसके पीछे मकसद होता है। और इसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन भांपता है, जाहिर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कमान जो सरकारें होती हैं उनके हाथ में होती है। वो जानते हैं कि अगर हमने अपने आकाओं के लिए के मुताबिक काम नहीं किया, और इसका एग्जाम्पल आपने दिया कि एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर भी जेल जा सकता है आदमी, और एक आदमी खुलेआम एक हज़ारों लोगों के मजमे के बीच में भाषण दे रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इसलिए बात वही है। देखिए, आप जितने चाहें कानून बना लीजिए, जितने चाहे अच्छा संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या उसकी जो नीयत है उस के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो ये संविधान जो पूरी दुनिया में एक आदर्श दस्तावेज माना जाता है, ये भी बेमानी हो जाता है कई बार। क्योंकि जैसे बात आपने पैटर्न की करी पिछले कुछ सालों में, कि ना सिर्फ अब वो हिंसा पे उतर आए हैं, बल्कि उसका एक वीडियो डालकर उस हिंसात्मक घटना को और एम्पलीफाई किया जा रहा है। रिमोर्स नहीं है, इनफैक्ट इस चीज़ को हम कहेंगे कि वो इंडोर्स कर रहे हैं इस तरीके की हिंसा को। इसमें जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं जब हेट स्पीच की बात होती है? तो लगातार हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाली बातें होती हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। आप देखिए ना कि दिल्ली में दंगे हुए,
शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हुए, उस ज़माने में जो बयान जिस तरह के दिए गए, उसके बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, उनमें जिस तरह के भाषण दिए गए केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से खुलेआम, और आज भी दिए जा रहे हैं, तो सवाल ये कि उसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। कोई भी यानी आँख का अंधा भी ये बात को समझ लेगा कि इसको शय कहाँ से मिल रही, इस तरह की चीज़ों को, और कौन लोग हैं जो इनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। इसीलिए जो अयोध्या का मूवमेंट था, इसमें जिस तरह से बड़ी तादाद में साधु संतों को, और उनमें से ऐसे काफ़ी लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, उनको एक सैंक्टिटी भी मिल गई, और उनमें से बहुत सारे लोग तो संसद और विधानसभाओं में पहुँचे। 91 के बाद से हम लगातार ये सिलसिला देख रहे हैं, बल्कि 89 से, कि वो लोग जो अयोध्या मूवमेंट में शामिल थे उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट दिए, सांसद और विधायक बने, मंत्री बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमे हैं, लेकिन चूँकि फिर वही वाली बात आ जाती है कि कानून कुछ इस तरह का नहीं है, सख्त नहीं, और कानून को इम्प्लीमेंट करने की मंशा नहीं है, विल नहीं है, तो नतीजा ये कि जो चीज़ चल रही है सिलसिला वही आगे बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए अब सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। लोग आते हैं, जंतर मंतर जाते हैं और जगह धरने देते हैं, लेकिन उनकी तादाद लगातार कम होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि माहौल इस मुल्क में ऐसा बना दिया गया है कि एक ब्लेटेंट मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा ये चलाया जा रहा है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, उसके 400 में से एक भी एमपी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, और शायद एक गलती से सिख है, और आप कहते हैं कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। ये तो नहीं हो सकती ना। डेमोक्रेसी के नाम पे गुजरात में आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता, एक सत्ताधारी पार्टी जो पिछले 28 साल से है, कि जो उसे चुनाव लड़ा सके मुसलमानों में। और इस बात को खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि ये होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो तभी फलती फूलती है जब उसमें पार्टिसिपेटरी हो, सभी वर्गों के, सभी लोगों का, लेकिन है ही नहीं। और आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनावों में मुद्दे यही होते हैं, कब्रिस्तान और शमशान। चुनाव में मुद्दे इसी तरह के होते हैं कि किस तरह से हम कम्युनल एजेंडे को लाएं आगे, और नतीजा ये होता है कि सारे कमियों के बावजूद, सारे इसको कहते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के बावजूद पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं, क्योंकि उसमें इसी नफरत का सहारा लिया जाता है, हेट का सहारा लिया जाता है। कल ही 3 जनवरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया है, जहां पर 5:1 अगर इस तरह का बयान कोई देता है, चाहे वो हेट स्पीच हो, जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल की है लेकिन सरकार की नहीं है। एक जो इंटरेस्टिंग बिट है उस जजमेंट में वो है बाय डिसेंटिंग जज जस्टिस BV Nagarratna, and I quote her, "Hate speech, whatever its content may be, denies human beings the right to dignity," she said, adding that it also strikes at each of these foundational values by marking out a society as being unequal and violates fraternity of citizens from diverse backgrounds, the sine qua non of a cohesive society based on plurality and multiculturalism such as in India, that is Bharat. तो अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि फिर अगर हम आपके केस के चश्मे से इसी समस्या को देखते हैं तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए, मैं अदालत के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जाहिर है कि अदालत में हमारा विश्वास है और हम इसीलिए अदालत के पास गए हैं, लेकिन अदालतों में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो कंट्राडिक्टरी होते हैं। ये DY चंद्रचूड़ साहब जो इस वक्त मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पिताजी ने ADM जबलपुर के सिलसिले में जो फैसला दिया था वो खुद इन्होंने बदल दिया जी, यानी बेटे ने बाप का फैसला बदल दिया। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है, तो होता क्या है इस तरह के फैसलों से, और अदालत से मेरी ये गुजारिश है कि उन्हें इस तरह के फैसले देते समय इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इससे किसे मदद मिलेगी। नतीजा ये होगा कि इस तरह के फैसलों से जो फ्री स्पीच के नाम पे क्राइम करते हैं उनको एक तरह से मदद मिल जाएगी कि ये तो भाई हमें लाइसेंस अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, फ्री स्पीच है, अब हम जो चाहेंगे वो कहेंगे।
और वो किस तरह से दिया जा रहा है इसको भी तो देखना पड़ेगा ना फ्रेमवर्क में। अब अगर फ्री स्पीच का है तो क्या मैं आपको गाली दे सकता हूँ? मेरे लिए तो ये फ्री स्पीच हो गई, लेकिन आपके लिए ये एक ऑफेंसिव एक्ट है, आप ऑफेंड फील करेंगी, तो क्या मुझे हक मिल जाएगा गाली देने का या क्राइम करने का? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए कि भाई जो कह रहा है, अब मुझे तो नहीं लगता कि मतलब उसमें किसी तरह की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये बात आती है कि साहब इसको हेट स्पीच कैसे माना जाए, हेट का अब कह रहा है वो नंद के साहब नरसंहार किया जाएगा और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं है, या अगर केस कर रहे हैं तो बहुत हल्का फुल्का केस है, या अगर केस किया भी गया है तो उसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है वो बहुत थोड़ा है, वो काट करके आ जाएगा। तो डिटरेंट कहाँ हुआ? तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे मामलों में डिफाइन तो किया ही जाए, उसका एक डिटरेंट भी तय करें आप कि ये आसान बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आदमी कुछ भी किसी के लिए कह करके चला जाए और फुल पब्लिक व्यू में करके चला जाए। इसलिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं इसको एक पिंच ऑफ साल्ट के तौर पर देखता हूँ। इस मामले में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसको लेकर के लोग निकल जाएं, स्कॉट फ्री चले जाएं। 2019 में CSDS द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका शीर्षक था स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, और इसमें ये बात थोड़ा सामने आई थी कि मुसलमानों को लेकर यहाँ की पुलिस में क्या धारणा है। ऐसे में मेरे ख्याल से जो बात है वो फिर से वही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की हो जाती है, जो जिसकी शुरुआत और बात जो पूरा डिबेट था 2006 में प्रकाश सिंह के केस में कि एक बहुत ही मैसिव ओवरहॉल की ज़रूरत है पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। आपको लग रहा है कि घूम फिर के बात वहीं पे आ जा रही है लेकिन मंशा नहीं है? नहीं, वो उतना ही नहीं है, सिर्फ वो तो है ही, लेकिन मैंने कहा ना कि इस वक्त पॉलिटिकल विल क्या है। पॉलिटिकल विल होती है, हमने देखा कि पंडित नेहरू जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे 16-17 साल, तो इस तरह की वाहियात बातों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, ज़ीरो टॉलरेंस था, और उसको कहीं कोई एक तरह से जिसको कहना शय हासिल नहीं थी। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद इस मुल्क के मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि स्टेट या पुलिस उनके साथ इस तरह का काम नहीं करेगी। सन 62 के बाद जो दंगे हुए, और उनकी सारी रिपोर्टें हैं, चाहे वो भिवंडी का हो, अहमदाबाद के 69 के रॉयट्स हों, भागलपुर के हों, मेरठ के हों, मलियाना हो, हाशिमपुरा हो, हर जगह ये चीज़ निकल करके आई। और जो आप बात कह रही हैं इसके खिलाफ जो तर्क हैं, वो तो कई पुलिस अफसर, रिबेरो साहब बड़े मशहूर जाने माने देश के पुलिस अधिकारी, जूलियो रिबेरो, विभूति नारायण राय, और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं पुलिस अधिकारी जिन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, हमारी पुलिस कम्युनल हो गई है। PAC के बारे में तो ये बात कई बार कही गई है, और जो हाशिमपुरा हुआ उसमें तो वो तो मतलब इस देश में जुडिशल किलिंग का, टारगेटिंग किलिंग का और एनकाउंटर जिसको कहते हैं उसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 50 मुस्लिम नौजवानों को उठाया गया और गोली मार करके नहर में बहा दिया गया। तो वो जो बायस है वो एक बार नहीं है, वो अगेन एंड अगेन प्रूव हुआ है। बहुत सारे कमीशंस की रिपोर्ट आप पढ़ जाइए, मदान कमीशन, फलाना कमीशन, BN कृष्णा कमीशन, सब ने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। तो ये माहौल इसलिए बना है कि ये बनने दिया गया। अगर हमारा स्टेट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में ये ट्रेनिंग दी गई होती पुलिस को कि भाई आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि धर्म के आधार पर आप चीज़ों को देखें या जाति के आधार पर देखें। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं, जाति के आधार पर भी जातिगत दंगे होते हैं, वहाँ भी ये निकल करके आता है कि अपर कास्ट जो है वो बैकवर्ड क्लास या दलित के साथ में जो अत्याचार करता है तो पुलिस वहाँ भी उनके साथ में शामिल होती है। ये भी कई बार प्रूफ हुआ है। तो ये माइंडसेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, जिस तरह से रेप को लेकर के चीज़ें होती हैं, पूरे देश में एक माहौल बन गया था जब निर्भया वाला मामला हुआ और सब गाइडलाइंस बनी थी और तब चीज़ें हुई और उसके बाद कानून में संशोधन भी किया गया और उम्मीद बंधी कि अब ये घटनाएं कम होंगी, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही। उसकी वजह यही है
कि जो कमिट करने वाले लोग हैं अपराध, उनको ये लगता है कि हम चले जाएंगे, हमारे खिलाफ कोई कानून नहीं ऐसा होगा कि जो हमें सख्त से सख्त सज़ा दे, जो हम ज़्यादा दिन जेल में सड़ जाएं। एक तरफ तो निर्दोष लोग जेलों में सड़ रहे हैं और जो खुले अपराधी हैं वो खुले में घूम रहे हैं। तो ये जो चर्चा है वो वही प्रकाश सिंह वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना तो सरकार का काम है ना, राज्य सरकारों का काम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का। और उस पर बननी चाहिए, ओवरहॉलिंग की बहुत ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि हम तो अंग्रेज़ का फॉलो करते आ रहे हैं। 150 साल पुराने जो नियम कायदे बने थे उनको ही फॉलो करते हैं, चाहे वो जेल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो पुलिस के मामलात हों, चाहे वो जुडिशरी के मामलात हों, चाहे दूसरे और मामलात हों, टेलीग्राफ एक्ट हो। तो वो अगर हमको लगता है कि हाँ भाई ये गलत काम हो रहा है, पहले तो इसको एक्नॉलेज करना। अब जब जो करंट डिस्पेंसेशन है वो ये मानता ही नहीं कि कोई गलत काम हो रहा है, तो कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है और उनको सपोर्ट करते हैं। तो फिर हेट क्राइम करने वाले या हेट मॉन्गर्स वो क्यों खामोश बैठेंगे? और अब तो ये लगता है कि भाई जो जितनी बड़ी हेट स्पीच देगा उसे उतना ज़्यादा माइलेज मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी, बड़ा लीडर बन जाएगा। ये लोग जो अभी जेल में रह करके आए हैं या जेलों में हैं, उन्होंने अपने मंदिर के ऊपर लिखा हुआ यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। भाई ये धर्म के आधार पर आप कर रहे हो, ये गाजियाबाद के वही नरसिंह है जी। तो आप करो, लेकिन आप क्या हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक इस तरह की चीज़ें कर सकते? नहीं, और नहीं कर सकते तो आपको जेल में होना चाहिए, कानून का शिकंजा आपके ऊपर होना चाहिए। वो डर जब तक नहीं बैठेगा तब तक बात नहीं करें। मई 2021 में आपका लिखा एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जो कि एक फॉलोअप स्टोरी है 1987 के मेरठ मलियाना राइट से रिलेटेड। और जिनको जानकारी नहीं उन्हें मैं बता दूं कि 1987 में ये कुछ जून के महीने में, ये कुछ दिनों की बात है, जब मई 1987 में जब शुरुआत कुछ छुटपुट घटनाओं से हुई और इसी का एक विकराल रूप ले लिया जिसको हम आज हाशिमपुरा मैसेकर के नाम से जानते हैं। यूपी में उस समय जो तैनात पीएसी थी उन पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने कई मुसलमानों को, संख्या करीब 70 के करीब है, 20 लाशें गंगा कनाल से पाई गई थी, उनको ट्रकों में भरा गया है। और जैसा कि आप कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया में जुडिशल किलिंग का एक उदाहरण है। और एक जो एक्सर्प्ट मैं उसमें से पढ़ना चाहूँगी। इन द पास्ट 34 years 800 dates have been fixed for the hearing, but only 3 of the 35 prosecution witnesses have been examined by the Meerut court. The last hearing was held almost 4 years ago. The case is pending before the Sessions Court of Meerut. The laxity of the prosecution can be understood from the fact that the main FIR, the basis of the entire case against 95 writers from the nearby villages, suddenly, quote unquote, disappeared in 2010. हाशिमपुरा का जो मसैकर था, जो 22 मई को हुआ, जिसमें 50 मुस्लिम नौजवानों को उठा करके पहले गंग नहर में और फिर यहाँ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हिंडन नदी में मारा गया, वो मुकदमा चला। उसमें 16 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। पहले तो वो 30,000 कोर्ट से बरी हो गए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर उनको सज़ा दी। वो तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। वो एक केस था जी। इसके अगले दिन 23 मई को मलियाना होता है। मलियाना शहर से बाहर एक गाँव था, वहाँ पुलिस और पीएसी की मदद से और ये जो दंगाई जिनका आपने जिक्र किया, वहाँ 73 लोगों को मारा गया। वो रिपोर्ट ही नहीं हुआ है अभी ठीक से, और उसको लेकर के हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दायर किए। मेरे साथ विभूति नारायण राय IPS, जो कि उस वक्त गाज़ियाबाद के SSP थे, और चूँकि उन्होंने हाशिमपुरा का मामला दर्ज करवा दिया था गाज़ियाबाद में, तो वो सज़ा मिल गई। लेकिन मलियाना का केस ही सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ है, और ये FIR मिसिंग थी जो अब मिल गई है, और 800 तारीखें पड़ चुकी हैं, और 36 साल हो गए। ये 2 साल पहले लिखा गया था तो तब 34 साल हुए थे। वो एक ऐसा मसैकर है जो कि अभी अनफोल्ड होना बाकी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने मुआवजा दिया मरने वाले 70 लोगों को कि सारी पुलिस की गोली से मारे गए।
वहाँ का जो नायक था उस कांड का, आर डी त्रिपाठी, उसको ओरली सेक किया गया था, लेकिन वो कभी सेक हुआ नहीं, बल्कि उसको बाद में प्रमोशन दिए गए। राजीव गांधी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वो वहाँ गए थे, वीर बहादुर वहाँ गए थे, बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम गृह राज्य मंत्री थे, ये सारे लोग वहाँ गए, इन सारे लोगों ने माना। और उस पर भी कई सारी रिपोर्टें हैं PUCL PUDR की तरफ से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, और जस्टिस सच्चर के नेतृत्व में I.K. गुजराल थे और कई बड़े लोग थे। वो लोग उसमें, वो ऐसा मसकर है कि उसमें तो अभी कुछ भी कार्रवाई हुई ही नहीं है। वो ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल, और अगले दिन हुआ है। तो ये है कि एक तरफ हाशिमपुरा होता है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई और वृंदा ग्रोवर जैसी बहादुर महिला ने लड़ाई लड़ी तो सज़ा हो पाई, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो रह पाएगा केस कि ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम हुआ तो, लोग गए तो जेल। इसमें तो कोई अरेस्ट ही नहीं हुई है आज तक। मेरठ मलियाना मेरठ के ही का हिस्सा है, आउटस्कर्ट है, वो दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि आपने भी सांप्रदायिक दंगों पर रिपोर्टिंग करी है, जिस गति से न्याय प्रणाली चलता है, एक कदम आगे और दो कदम पीछे, जैसे ये हाशिमपुरा वाले केस में भी जहाँ तक मेरी समझ है कि राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने एक आयोग का भी गठन किया, लेकिन अभी तक मामला पेंडिंग है। जो एक बात मैं समझना चाह रही हूँ कि जो पीड़ित पक्ष है, आपको लगता है कि क्या उनको कभी वो सेंस ऑफ क्लोजर मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल। आप जाएं आज मलियाना में बात करें तो लोग यही कहते हैं कि साहब इंसाफ, वो किस चिड़िया का नाम है, वो तो हमारे साथ हुआ ही नहीं। और मलियाना में भी जिन लोगों को 50 लोगों को उठा करके मारा गया, आपने उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, क्या मुआवजा कंपनसेट कर पाएगा उनकी लाइफ को? या उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी बीवियां हैं, जो उनके माँ बाप थे, अब तो वो ख़त्म हो गए हैं, वो कंपनसेट कर पाएगा? लेकिन कम से कम ये लगे तो कि जिसने ये गुनाह किया, गुनहगारों को सज़ा तो मिले, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं। भले ही उसको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जो अदालत चाहे सज़ा दे, हालांकि ऐसे लोगों को तो आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ये ऐसे ही नहीं क्राइम्स हैं, लेकिन एक दिन के लिए भी सज़ा नहीं। और इतने साल गुजर गए और हम बार बार ये कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये जस्टिस कब तक डिनाइड होगा? कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं? आप देखिए 1984 के एंटीसिक्लॉइड्स अभी तक कार्रवाई चल रही है, सज़ाएँ कुछ में हुई हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं। तो फिर कैसे हम इंसाफ की बात कर सकते हैं? और आपने कहा, ये तो मेरे दिल और दिमाग में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि 1987 के दंगे मैंने कवर किए थे मेरठ के 3 महीने। अप्रैल में शुरू हुआ था और जून तक चला था, अप्रैल मई जून। राइट। हम रोज़ सुबह दिल्ली से जाते थे और शाम को वापस आते थे, और उसी बीच में ये दो, एक तो दंगा होता है हिंदू मुस्लिम कि मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, लेकिन आर्मी की मौजूदगी में PAC उठाती है, ट्रक में बिठाती है, और उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो सेवियर है, वो तो कस्टड, वो तो सिक्योरिटी देगी, उसको आप मार देते हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं मारे, 12 लोगों को जेलों में मारा गया, मेरठ में, फतेहगढ़ में, आगरा में। तो उसके बाद क्या हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड कंट्री कह सकते हैं, सिविलाइज्ड नागरिक कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाए, किसी की जान ले ली जाए और कोई सज़ा ना हो? अब ये लिंचिंग का मामला जो आपने कहा, जिसमें आई गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस के बावजूद लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, वो रुक तो नहीं पा रही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, सज़ाएं मिलेंगी, कुछ जगह मिली हैं तो एक नज़ीर बनती है कि वो फिर डिटरेंट बनता है कि ये इस तरह का नहीं होगा। डर होता है, खौफ होता है लोगों को ऐसा काम करने वालों के खिलाफ, वो है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि हेट स्पीच के मामले में कम से कम इस तरह की नज़ीरें आएँ कि जिससे वो करने वाला 10 बार सोचे कि साहब मैं कुछ भी कर लूँगा एंड देन गेट अवे। एक जो चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने खुद इतने तरह के स्टोरीज़ किए हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करी है, चाहे वो पार्टीशन के राइट्स हों या फिर 84 के एंटी सिख राइट्स हों
या फिर 2002 के गुजरात के दंगे हों, या फिर 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे हों, 2020 के दिल्ली के दंगे हों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जो आरोपी होता है वो पीड़ित पक्ष का ही जानने वाला होता है या उसका पड़ोसी होता है, जिसका एक विभत्स रूप उसको देखने को मिलता है कि उसने उसकी दुकान जला दी या परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया, परिवार की महिलाओं के साथ बेहुदी हरकत करी. What brings out this worst among people, स्पेशली क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं, जो लगातार इस्तेमाल किए जाने वाला फ्रेज़ है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स दे लिव हियर एज इफ चीक बाय जाउल, दैट इज़ हाउ इट्स डिफाइंड, जहाँ तक उनकी एग्जिस्टेंस है. फिर ये जो क्लेश हैं, इनकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कई सारे सवाल आपने जो शामिल कर दिए हैं. पॉल ब्रास हमारे दोस्त हैं और यूपी के दंगों की जो उन्होंने रिसर्च की है वो आउटस्टैंडिंग है. लेकिन वो 62 से अलीगढ़ आ रहे थे, यूपी आ रहे थे. उस वक्त जो दंगे होते थे, मैं चूँकि अलीगढ़ से जाता हूँ, वो लोकल फिनोमेना होते थे और जो हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता था, लाइफ नॉर्मल आ जाती थी और आपस में हिंदू मुसलमान जो आपस में पड़ोसी की तरह से रहते हैं, वो जो थोड़ी देर के लिए नफरत में बढ़ते थे वो फिर नॉर्मल हो जाते थे, क्योंकि सबके एक दूसरे से रिश्ते. लेकिन ये 1980 से जो इस देश में राजनीति हुई है, इसको मैं कट ऑफ डेट मानता हूँ जब मिसेस गांधी दोबारा पावर में आती है. तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए मजहबी नफरत को हवा दी. पंजाब में सिख वर्सेस हिंदू, असम में हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुरादाबाद का एक दंगा हुआ, 100 लोग ईदगाह में मार डाले गए और बहुत सारे कम्युनल राइट्स. तो दरअसल इसकी शुरुआत जो मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा जिसे मैं कहता हूँ वो उन्होंने की और एक तरह से उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान से चुकाई. और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उनके बेटे ने 410 सीटें जीती, जो मैक्सिमम है अभी तक का रिकॉर्ड. उस वक्त सारी कम्युनल फोर्सेस जो थी, खास करके आरएसएस भी कांग्रेस पार्टी के साथ. वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे, बीजेपी 2 सीटें जीती थी. लेकिन उस चुनाव के बाद बीजेपी को ये अंदाज़ा हुआ कि भाई कांग्रेस अगर ये हिंदू कार्ड खेल सकती है तो हम क्यों नहीं खेल सकते. तो उन्होंने अयोध्या के इशू को लपक लिया. और दरअसल आप देखें कि उस वक्त भी राजीव गांधी थे जब अयोध्या में ताला खोला गया, उसको नेशनल होम कप पे दिखाया गया. लेकिन उसके फ़ौरन बाद बीजेपी ने उसको और आरएसएस ने लपक लिया और पालमपुर में रेजोल्यूशन हुआ अयोध्या के बारे में और यहीं से अयोध्या के लिए पॉलिटिक्स शुरू होती है. तो आप जो कह रही हैं, उसके बाद जो कम्युनल राइट्स का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो बदल गया. पहले लोकलाइज्ड होता था, फिर अभी नेशन वाइड हो गया और अब इसमें बात सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की होने लगी. आज हर चीज़ जो होती है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसके दायरे में होती है. तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई जो लोकल इशू होते थे, लोकल दंगे होते थे. और जाहिर है कि जब जहन में मेरे नफ़रत भरी हो, तो जब मुझे ये बताया जाए कि मेरी पहचान मुसलमान की है या मेरी पहचान हिंदू की है, तो जब दंगा होगा तो मैं अपने पड़ोसी के साथ, चाहे जितने अच्छे रिश्ते हों, मेरे अंदर का वो जगेगा और फिर मैं उसी के हिसाब से काम करूँगा. इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये 47 में भी हुआ था, लेकिन 47 के बाद हम लोगों को लगा था कि शायद अभी आग बुझ गई है, सांप्रदायिकता ख़त्म हो गई है. लेकिन वो सांप्रदायिकता बुझी नहीं थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम हो रहा था, लेकिन उसके को रोकने के लिए मजबूत पॉलिटिकल विल थी. और इसलिए आप देखिए कि 1947 से लेकर के 1980 तक दंगे हुए, लेकिन उन दंगों पर कंट्रोल भी किया गया और उनको हवा नहीं दी गई. उसको एक आप देखें पैटर्न नहीं बनाया गया और नतीजा ये हुआ कि 80 के बाद जब ये पैटर्न बनना शुरू हो गया, 84 के दंगे की जब पूरी इस्टेब्लिशमेंट रूलिंग पार्टी वो सिखों को जला रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, और फिर बाद में राजीव गांधी साहब उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो
3-4 हज़ार अगर सिख मार दिए गए दिल्ली में तो कौन बड़ी बात है, और उसमें इंसाफ नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें फिर एक जस्टिफिकेशन बनती हुई चली गई, और आज स्थिति ये है कि अगर हमने इसको नहीं रोका, इसको कम्युनलिज्म को नहीं रोका, तो ये दावानल का रूप लेकर के सामने आएगा, जिसके भयावह परिणाम होंगे, और क्या शेप बनेगी मैं नहीं जानता। इन सब में आप मीडिया की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी न सिर्फ डिबेट को लेकिन एंकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमीश देवगन के केस में ये कहा गया कि भाई जो एंकर हैं 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी एक पब्लिक फिगर हैं, तो जिम्मेदारी तो है उनकी भी। लेकिन फिर भी जो इस तरह के हेट स्पीचेस देते हैं वो पैनलिस्ट के रूप में हर दिन इनवाइट किए जाते हैं। मीडिया की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है, मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा पाता हूँ कि जिस प्रोफेशन से मैं पिछले 37-38 वर्ष से जुड़ा रहा हूँ, और जिसके बारे में कहा जाता था कि एक नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है बल्कि इसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो अब ख़त्म हो गई है। और हम भी यानी मीडिया उसी हवा में बह रहे हैं जिस तरह से पॉलिटिकल जमातें लोगों को बहलाने का भड़काने का काम कर रही हैं। अब हमें तो फ़ख्र होना चाहिए था कि मीडिया जो है वो कुछ ऐसा काम करता कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं उन्हें बेनकाब करता, बल्कि उनको प्रमोट करने का काम हो रहा है। और वो आज से नहीं हो रहा, 30 साल पहले, 32 साल हो गए, 10 दिसंबर 1992 अलीगढ़ में दंगा हुआ। वहाँ के 3 बड़े हिंदी अखबारों ने बैनर हेडलाइंस 8 कॉलम में छापी कि अलीगढ़ के AMU के JN मेडिकल कॉलेज में 100 हिंदू मरीज़ मार डाले गए। सच्चाई ये थी कि वहाँ एक मरीज़ के खरोंच तक नहीं आई थी। मैं खुद वहाँ मौजूद था, BBC के सतीश जैकब ने उस दिन वहीं से रिपोर्टिंग की थी। लेकिन उन अखबारों ने आज तक अपना वो स्टैंड नहीं बदला, हालांकि प्रेस काउंसिल ने उनको सेंसर किया और कहा कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। फिर उसी तरह से सन 90 में ही अयोध्या में मुलायम सिंह की सरकार थी। 16 कार सेवकों ने मस्जिद के ऊपर चढ़ करके उसको तोड़ने की कोशिश की थी, तो उनको पुलिस ने गोली मार दी थी, तो लिख दिया गया कि सरयू लाल हो गई है। उसी तरह से मैं सिर्फ ये नहीं कहता। कौन से अखबार थे? ज़्यादातर हिंदी अखबार। अच्छा। ज़्यादातर हिंदी अखबार थे, लेकिन कई जगह पे अंग्रेज़ी अखबारों ने भी उस प्रोपेगेंडे का वो शिकार हुए और उस तरह की चीज़ें की। मलियाना के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने एडमिनिस्ट्रेशन के इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि वहाँ कोई मसैकर हुआ ही नहीं, ये लिख दिया। तो ये चीज़ें होती चली आ रही हैं, और अब तो ये हो गया है कि देश हित क्या है। तो देश हित में एंकर ये समझता है कि जो रूलिंग पार्टी का एजेंडा है वही देश हित है, और उसको जो कोई सवाल करता है तो वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। ये मीडिया ने का काम नहीं है, और उसकी वजह ये है कि बड़े पैमाने पर मीडिया आजकल कॉरपोरेट के हाथ में है, और इसलिए कॉरपोरेट की जो मिलीभगत है करंट डिस्पेंसेशन के साथ वो किसी से छिपी नहीं है, और इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि इन सारी चीज़ों को ख़रीद लिया जाए। जहाँ कहीं से भी डिसेंट की बात हो, क्रिटिसिज्म हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और नतीजा ये हो गया है कि अब चंद लोग रह गए हैं, इंडिविजुअल या कुछ छोटी सी संस्थाएं जो सच दिखाने का, सच बोलने का साहस करती हैं। बाकी तो बाई एंड लार्ज 95% मीडिया में कहूँगा कि वो काम कर रहा है जो किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और आई थिंक ये सवाल मैं एटलीस्ट जर्नलिज़्म की जो जर्नलिस्टिक जो फ्रेटर्निटी है उसमें अपने हर सीनियर से शायद मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। शुरुआत करूँगी 2 उदाहरण से कि 2018 में एक स्टोरी मैंने करी थी जब 1984 के दंगों से रिलेटेड एक केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने पहली बार किसी को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई थी।
मामला था संतोख सिंह, जो कि लुधियाना चले गए थे, दिल्ली में वो रहते थे 84 के टाइम। उनके भाई हरदेव सिंह मारे गए थे, और ये पहला ऐसा मामला था जो ट्रायल स्टेज से होते हुए कुछ कंप्लीशन तक कह सकते हैं पहुंचा था, कि जहां पर कन्विक्शन के बाद कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। और इतने साल बाद भी उनके पास 1984 की सफदरजंग अस्पताल की अपने भाई की वो एडमिशन स्लिप थी। संतोख सिंह और उनके जो भाई हैं, पिछले इतने 30 से ज़्यादा सालों में भी वो करीब 10 कमीशंस के सामने जा चुके हैं और केस फाइट कर रहे हैं। और फिर एक दूसरा उदाहरण दूंगी मैं, 2021 में मैंने एक स्टोरी करी थी दिल्ली दंगों में, जो एक वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ मुस्लिम लड़कों को सड़क पे लिटाकर, वो घायल हैं, उनको राष्ट्रगान गाने के लिए पुलिस ने कहा था, और उनकी पहचान अभी तक स्थापित नहीं हो पाई कि पुलिस वाले थे कौन। और उनमें भी जो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई बाद में, फैज़ान वो लड़का था, वो उसका भाई अभी भी वो वीडियो उसके मोबाइल में मौजूद है। तो जो संतोख सिंह का जो अभी संघर्ष रहा है 84 के बाद से अभी तक का, फैज़ान के जो भाई हैं वो अभी उनके लिए उस संघर्ष की शुरुआत हुई है। और मेरे जहन में एक सवाल ये हमेशा रहता है कि जिन्होंने भी इस तरीके का दंश झेला है, ये कितना मुनासिब है कि बार बार मैं उनसे पूछूं, रिकॉल करूं वो जो ट्रॉमा उससे वो जो गुजरे हैं। और जो सवाल है मेरा वो ये है कि पत्रकार होने के नाते इस तरह की कहानियों को क्या केवल डॉक्यूमेंट करना काफ़ी है? नहीं, देखिए, डॉक्यूमेंट तो किया ही जाना चाहिए ताकि पता चले कि ये इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। जहाँ तक इसकी बात है, देखिए, अब चीज़ें हैं, मैं उसको जनरलाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बेगुनाह लोगों के साथ में सज़ाएं हुई हैं, मृत्युदंड तक मिल गया है उनको, और कहीं कहीं वो बहुत छूटे भी हैं। तो ये तो हमारा जो व्यवस्था है उसका हिस्सा है। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को लेता है हमारे यहाँ देश में आजकल, वो अगर उस तरह से करेगा वो देश हित में नहीं होगा। हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस को भी, ज़रूरत पड़े तो अदालत को भी, और सिविल सोसाइटी को भी, कि वो कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर ले रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। मगर अब तो काम ये हो गया है कि हम इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चनिंग का काम था वो ख़त्म हो गया है। मीडिया का असल काम क्या है? मीडिया का असल काम है सच दिखाना, और सच तो नहीं दिखाया जा रहा है। तो फिर हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया कहना बंद करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हमारा जो काम था हमने वो छोड़ दिया है, हम दूसरे काम में लग गए हैं। जून 2022 में बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के अनुसार एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2014 से 2020 के बीच में हेट स्पीच से जुड़े जो मामले हैं, जिनको ज़्यादातर हमारे देश में धारा 153A के अंतर्गत फाइल किया जाता है, उनमें 500% की बढ़ोतरी देखी गई। अगर हम कुछ विश्व के अन्य देशों की बात करते हैं तो म्यांमार में जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपने यहाँ कुछ एल्गोरिदम में चेंजेस किए हैं ताकि इस तरह के कंटेंट का प्रचार प्रसार रोका जा सके। वहीं कनाडा में 2021 में एक अमेंडमेंट के माध्यम से हेट्रेड को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि भारत जैसे देश में हेट स्पीच को कैसे डिफाइन किया जाए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको कैसे मॉनिटर या फिल्टर करेंगी। कुर्बान अली जी के साथ साथ हमारी भी नज़र इस केस पर बनी रहेगी। न्यूज़ लॉन्ड्री से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। थैंक यू।